अनामिका, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतने साल हो गए हमें जुदा हुए, अब जब मिली हो तो इस हालत में। नहीं शेखर, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। तुम्हारा अपना परिवार है, मेरा क्या है। कल भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं। बस एक अंतिम इच्छा थी, तुम्हारे सामने अपने आप को बेकसूर साबित करना, तुम्हारी बाहों में अपनी आखिरी सांस लेना। वो मैंने ले ली। अगर कभी अगले जन्म में मिले तो तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी जैसे मैंने तुम्हें 25 साल पहले जाने दिया। ये कहकर अनामिका ने अपनी आखिरी सांस ली। इंडिया के मनाली एयरपोर्ट पर एक 50 साल का आदमी निकलता है, जिसकी पर्सनैलिटी किसी से कम नहीं थी। आज भी वो किसी जवान इंसान को टक्कर दे सकता है। उसके साथ उनकी पत्नी, बेटा, बहू, पोता भी था। तभी कोई उनके पास आकर कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर शेखर भानुशाली। वो अपना सर हाँ में हिला देता है। ये उनके असिस्टेंट मिस्टर शर्मा थे, जो सालों से उनका यहाँ का बिजनेस देख रहे थे। मिस्टर शर्मा, ये मेरी पत्नी देविका और ये मेरा बेटा आलोक भानुशाली। ये मेरी बहू निया और ये मेरा पोता राज भानुशाली। ये मेरी जान है। और उसे गोद में उठा लेते हैं। मिस्टर शर्मा कहते हैं, सर मैंने आपका बिला साफ करवा दिया है। मैंने होटल में भी आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। अरे शर्मा जी, हम होटल में क्यों रहे जब हमारा खुद का घर है। जब शेखर भानुशाली अपनी गाड़ी में जा रहा था, तभी रास्ते में जाते हुए कितनी ही यादें एक पिक्चर की तरह उन्हें दिखाई दे रही थी। किस सोच में खो गए शेखर, देविका कहती है। यहीं की 20 साल बाद आज अपने शहर वापस आ रहा हूँ। मेरी बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। उन्हें देखे भी 20 से 25 साल हो गए और मैंने तो सुना है सब यहीं आ गए हैं। अब सबसे तुम्हें मिलाऊंगा। वहीं पर किसी घर में एक 45 साल की औरत बर्तन धो रही थी। तभी उसके हाथ से एक बर्तन गिर जाता है, तो पीछे से एक 22 साल की लड़की आकर कहती, एक काम ठीक से नहीं होता, जब देखो कोई ना कोई बर्तन तोड़ देती हो। आज पूरे दिन का खाना बंद तुम्हारा। लेकिन बेटा, मैंने रात को भी खाना नहीं खाया, तो क्या हुआ, मर थोड़ी गई हो। कल खाना कम बना था और मेरे मायके से कोई आ गया तो उसने तुम्हारे हिस्से का खाना खा लिया, तो क्या हो गया। आपको हर बात पर कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। इतनी ही प्रॉब्लम है तो चली क्यों नहीं जाती आप इस घर से। तभी उनके बेटे की आवाज़ आती है, यहाँ सुबह सुबह क्या हो रहा। माँ, अब आपने क्या किया, क्यों हमें चैन से जीने नहीं देती। जान, मैं कब से कह रही हूँ इन्हें कहीं छोड़कर आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें बस अपनी माँ प्यारी है, मैं नहीं। और बाहर निकल जाती है। तभी वो कहता, मैं कैसे उन्हें घर से निकाल दूँ। लोग क्या कहेंगे कि एक बेटे ने अपनी माँ को निकाल दिया। मैं भी उनसे परेशान हो चुका हूँ। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। जब वो ये सब कह रहा था, अनामिका उसकी बात सुन लेती है और उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन वो अपने आंसुओं को गिरने से पहले पोंछ देती है और वहाँ से चली जाती है। अनामिका मन ही मन कुछ फैसला ले लेती है। वहीं शेखर जब अपने घर पहुँचते तो देखते हैं, तभी उनका पोता राज कहता है, दादू ये कितना अच्छा विला है, हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, हम यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। तभी उसकी नज़रें दीवार पर जाती हैं। वो कहता है, दादू ये कौन है। बेटा, ये तुम्हारे बड़े दादू हैं, यानी कि मेरे पापा। अपनी मासूम आवाज़ में उनकी ओर देखकर कहता, आपके भी पापा थे। हाँ बेटा, मेरे भी पापा हैं, सबके पापा होते हैं, लेकिन दादू मेरे कई दोस्तों के नहीं हैं। तभी वहीं आलोक कहता है, पापा मैंने कल के लिए पार्टी रखवा दी है, तो आप अपने फ्रेंड की लिस्ट मुझे दे दीजिए। लिस्ट उसके हाथ में देकर वो अपने रूम में चले जाते। वहीं अनामिका अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी को खोलती है, जिससे कुछ पिक्चर नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, जीने की इच्छा नहीं, बस एक बार मैं तुम्हारी नज़रों में मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं नहीं जानती इस समय तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लेकिन दिल से मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। अब तो तुम्हारा अपना परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे। मेरा क्या, मैं तो अनाथ लड़की थी जिसका कोई नहीं था, पर तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार, दोस्त, सब कुछ था। देखो ना, मैं आज भी उसी जगह पर खड़ी हूँ जिस जगह तुमने मुझे छोड़ दिया था। अनामिका उन तस्वीर को अपने सीने से लगा लेती है। अगले दिन शाम को भानुशाली विला किसी दुल्हन की तरह सजा था।
हर कोई इस परिवार की अमीरी को एक बार करीब से देख लेना चाहता था। सबने उनका नाम सुना था, लेकिन देखा बहुत कम लोगों ने था। आज रात सभी को भानुशाली परिवार के हर सदस्य से मिलने की चाह थी, तो ठीक 6 बजे से धीरे धीरे सभी लोग आने लगे थे। शेखर के कई दोस्त भी आए हुए थे। आज इस पार्टी में खास कोई था जिससे शेखर मिलना चाहता था। इसीलिए वो अपने बचपन के दोस्त कुणाल से पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा भाई राहुल नहीं आया अभी तक? नहीं, बस आने वाला होगा, मेरी उससे बात हुई थी, निकलने वाला था घर से। कुछ देर बाद राहुल अपनी फैमिली के साथ आया। वहीं जब राहुल शेखर को देखता तो उसके पास आकर कहता, कैसे हो मिस्टर भानुशाली? आप मुझे इस पार्टी में बुलाएंगे उम्मीद नहीं थी। हाँ, कुछ बातें बिना उम्मीद के हो जाती हैं, और उम्र के इस पड़ाव में अब मैं किसी के गिले शिकवे नहीं रखना चाहता। सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप भी और मैं भी। वैसे आप मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलाएंगे? क्यों नहीं मिस्टर भानुशाली? तभी वो अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, जो उनके पास ही किसी और से बात कर रही थी। वो उनकी ओर देख उनके पास आकर कहती, जी कहिए क्या बात है? तब वो कहता है, ये मेरे फ्रेंड है मिस्टर भानुशाली। वो उन्हें नमस्ते कहती है, तो भानुशाली उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपनी हैरानी अपने चेहरे पर आने नहीं देता और अपना सिर हाँ में हिला देता है। आगे राहुल कहता है, मेरा बेटा और बेटी बाहर हैं, अभी इसीलिए नहीं आ पाए, नहीं तो उनसे भी मिलवाता। लेकिन शेखर को अलग ही बेचैनी हो गई थी उन्हें देखकर। तभी शेखर कहता, मैं अभी आया, आप लोग पार्टी एंजॉय करो। फिर कुणाल के पास जाकर कहता, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी मेरे स्टडी रूम में आओ। और खुद भी स्टडी रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे कुणाल भी चला जाता है। जैसे ही शेखर कुणाल को देखता, उसे देखकर कहता, अनामिका कहाँ है? कुणाल अपना सिर झुका लेता है। शेखर उसके कंधों को पकड़कर कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, अनामिका कहाँ है? इतने साल हो गए, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और वो राहुल, उसकी शादी किसी और के साथ हुई, तो अनामिका की शादी और वो किसके साथ है? बताओ मुझे, अनामिका कहाँ है? मुझे नहीं पता शेखर। जिस दिन तुम यहाँ से गए उसी दिन वो मुंबई छोड़कर चली गई। कहाँ गई, किसके साथ गई, कोई कुछ नहीं जानता। उसकी दोस्त रागिनी भी नहीं जानती। मैंने पता करवाया था लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो तो राहुल से प्यार करती थी ना। फिर तभी पीछे से आवाज़ आती, किसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती थी? दोनों पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पीछे राहुल खड़ा था। शेखर कहता है, तुम? हाँ मैं। किसने कहा तुमसे कि अनामिका मुझसे प्यार करती है, बता सकते हो? उस दिन मैंने तुम्हें एक होटल में अनामिका के साथ देखा था। तो देखने से क्या होता है? मैंने भी तुम्हें राधिका के साथ एक कमरे में देखा, तो क्या तुम गलत हो गए? मिस्टर भानुशाली, शायद तुम्हें पता नहीं, अनामिका सिंह ने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, करती है और करती रहेगी। लेकिन वो सब क्या था? कुछ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ राधिका की चाल थी, तुमसे अनामिका को अलग करने की, और कर दिया उसने जो उसे करना था। वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था हमारे बीच में। शेखर उसकी बात सुनकर चुप होकर चेयर पर बैठ जाता है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका दम घुटने लगा है। उसके सामने कॉलेज के दिन घूमने लगते, जब वो अनामिका के पीछे भाग रहा था। देखो अनामिका, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं उस राधिका से दोस्ती कर लूँगा। फिर मत कहना कि तुमने बताया नहीं। तुम्हें जिससे दोस्ती करनी है कर सकते हो, फिर चाहे वो राधिका चुड़ैल ही क्यों ना हो। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली मिस्टर भानुशाली। तुम्हारी वजह से आज इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। तभी शेखर के कंधे पर कुणाल हाथ रखकर कहता, कहाँ खो गए मेरे दोस्त? वो अपने ख्यालों से बाहर आता और कहता, मैं उसे समझ नहीं पाया कुणाल। प्यार का दावा किया करता था और उसे ही बीच मझधार में छोड़कर चला गया। कभी पलट कर नहीं देखा उसे। क्या कर रही होगी वो, कहाँ होगी? उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कितना विश्वास किया करती थी वो मेरे ऊपर, और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। कुणाल उसे गले लगा लेता है और कहता है, जहाँ होगी खुश होगी और ठीक होगी, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। वहीं अनामिका के घर पर अनामिका रात के बर्तन धो रही थी। तभी उसकी बहू काव्या कहती है, आजकल आपका मन काम में नहीं लगता है, तभी हर काम इतना लेट हो रहा है। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, कल मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठकर खाने की तैयारी कर लेना।
नहीं तो मुफ्त की रोटी जो आप तोड़ती हो ना, आपको वो भी नसीब नहीं होगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अनामिका जब काम से फ्री होती तो देखती है कि उसका बेटा राम सोफे पर बैठे हुए काम कर रहा है। वो कहती, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो कहता है, नहीं माँ, अभी टाइम नहीं है, कल सुबह करना, अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा। लेकिन बेटा बस 2 मिनट बाद सुन लो। वो अपना लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। अनामिका उसे खाली नज़रों से देखती रहती है। अनामिका अपने कमरे में आती है और अपना सामान पैक करने लगी। उसने जल्दी ही अपनी कुछ साड़ियाँ और कुछ गर्म कपड़े बैग में डाल दिए। फिर अलमारी से कुछ पिक्चर निकाल कर उन्हें देखने लगी। वो उन पिक्चरों को भी बैग में रखती है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। वहीं शेखर कुणाल से कहता है, रागिनी कहाँ है, बताओ मुझे, वो पार्टी में आ रखी है ना, बुलाओ उसे। कुणाल बोला, उसने जब सुना तुम आ रहे हो और ये तुम्हारी पार्टी है तो उसने आने से मना कर दिया। ये सुनकर वो वहीं एक चेयर पर बैठ जाता है और बोला, उसकी बहन जैसी दोस्त का दिल दुखाया मैंने, कैसे माफ़ कर सकती है मुझे। वहीं शेखर का बेटा आकर कहता है, डैड आपको सभी बाहर बुला रहे हैं, सबका जाने का टाइम हो गया है। तो सभी बाहर चले जाते हैं। सभी मेहमान जा चुके थे और अब सभी अपने कमरों में जा चुके थे। लेकिन आज शेखर की आंखों में पूरी रात नींद का नामो निशान नहीं था। इसी तरह सुबह हो जाती है। शेखर की पत्नी बोली, शेखर आपको क्या हुआ है? कल से आप परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ है बताओ मुझे। कुछ नहीं देविका, थोड़ा सा बिजनेस के सिलसिले में परेशान था और कुछ भी नहीं। शेखर अपने मन में सोचता है कि मैं अभी देविका को कुछ नहीं बता सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए, और उठकर वॉशरूम चला जाता है। अनामिका सुबह जब उठती तो नाश्ता बना लेती। उसके बेटे बहू दोनों नाश्ते की टेबल पर आते। वो उन्हें नाश्ता सर्व करती और कहती, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो कहता, मम्मा सुबह सुबह आप परेशान क्यों करती हैं? खाना मिल रहा है ना, खाओ और मौज मनाओ, मेरे पास आपकी बातों के लिए टाइम नहीं है। तभी उसकी पत्नी बोली, आप देख रही हैं ना, वो दिन भर काम करते हैं और आप सुबह सुबह कोई ना कोई शिकायत लेकर खड़ी हो जाती हैं। बहू मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तभी उसका बेटा अपनी खाने की थाली फेंक कर कहता है, नहीं सुननी आपकी बात, और अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक, और वहाँ से चली जाती है। अनामिका दोनों को देखती रह जाती है। कुछ देर बाद अनामिका अपने कमरे में जाती है। जो सामान उसने रात को पैक किया था उसे लेकर आती है और अपने बेटे बहू के कमरे की ओर जाती है। जब उनके कमरे से हंसने की बातें सुनती तो वहीं से मुड़कर एक लिफाफा टेबल पर रख जाती और बाहर निकल जाती है। आज जब वो खुद को रोड पर देखती तो 25 साल पीछे की अनामिका को देखती, जो इसी तरह रोड पर थी जब शेखर ने उसे छोड़ दिया था। अनामिका कुछ देर उसी रोड पर रहती, फिर एक ऑटो को पकड़कर एक पार्क की ओर चली जाती है। पूरा दिन वहीं रहती है। शाम को बहुत से लोग पार्क में आते हैं। उन्हीं में से एक था राज, जो कि शेखर का पोता था। वो अपनी दादी देविका के साथ आया था। वो दादी के साथ पार्क में खेल रहा था। अनामिका की नज़रें जब राज पर जाती हैं तो एक पल उसको उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। फिर भी वो उस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर उसे खेलते देख मुस्कुरा रही थी। जब देविका थक जाती है तब वो अनामिका की बगल में बैठ जाती है। थक गई आप? वो अनामिका की ओर देखकर कहती है, हाँ, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा। देविका बोली, आपके घर में भी ऐसे ही बच्चे होंगे ना? अनामिका थोड़ी देर चुप हो जाती है, फिर कहती है, मेरा कोई नहीं है, ना बच्चे, ना पति, ना घर। तो रहती कहाँ हैं आप? एक आश्रम में। अच्छा, और ये सामान बस ऐसे ही है। देविका को उसकी बातों से दुख होता है, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। अनामिका बोली, आपके परिवार में तो सब होंगे ना? हाँ, एक अच्छा पति, बेटे, बहू, और ये हमारा राज। तभी राज आया और बोला, दादी चलो ना खेलने। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें अनामिका पर जाती वो उसे चुपचाप देखता रहता है। अनामिका मुस्कुरा कर कहती, बच्चा क्या हुआ, कुछ लगा है क्या मेरे फेस में? वो ना में सिर हिलाता है। तो फिर क्या हुआ? वो अपनी तोतली आवाज़ में कहता, मैंने तो आपको देखा है, याद नहीं आ रहा। तभी देविका जी का फ़ोन आ गया। उधर से कोई कुछ कहता तो वो बोली,
अभी आई मैं। देविका अनामिका को देखकर कहती है, घर से इनका फ़ोन था, अब हमें जाना होगा, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अनामिका कहती है, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, अगर समय और भगवान ने चाहा तो हम एक बार फिर मिलेंगे। ये कहकर अनामिका भी अपने आश्रम की ओर जाने लगती है। लेकिन जो दर्द उसे हो रहा था उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। आज उसे रह रहकर शेखर की याद आ रही थी, उसके शब्द जो होटल से जाते हुए शेखर ने कहे थे, देखना अनामिका, तुम एक दिन अकेली रह जाओगी, कोई तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला नहीं होगा। जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया उसी तरह तुम्हें धोखा मिलेगा। और वो चिल्लाती रह गई थी, शेखर, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। शेखर, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। फिर अपनी यादों से बाहर आती और अपने आप से कहती, देखो ना शेखर, तुम्हारी हर बात सच हो रही है। बिना गलती के तुमने मुझे छोड़ा और आज अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। जिस बेटे को मैंने गोद लिया था आज वो भी मेरा नहीं रहा। अनामिका आश्रम जाती है क्योंकि उसने वहाँ पहले ही बात कर ली थी। देविका घर जाती है और शेखर से बोली, आपको पता है आज मुझे एक औरत मिली, बहुत ही समझदार थी, पता नहीं बहुत दुखी लग रही थी, पता नहीं क्या बात थी। देविका, अच्छा है तुम्हें उसकी चिंता है, लेकिन किसी और के कारण खुद को इतना परेशान मत करो कि खुद बीमार हो जाओ। नहीं, मैं बस क्या, अच्छा नहीं होती मैं परेशान, ठीक है। तभी राज उनके पास आता है, दादू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो मेरे बेटे, क्या बात करनी है आपको? दादू, मैंने देखा। क्या बेटे? मैंने किसी को देखा। देविका, ये किसके बारे में बात कर रहा है? जी मुझे नहीं पता। शेखर उसे गोद में उठाकर कहता, अच्छा हम कल आराम से बात करेंगे, अभी मैं बहुत थका हूँ। ओके दादू। और उन्हें किस कर वो अपनी मम्मी पापा के पास चला जाता है। कुछ देर बाद सब डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन आज रह रहकर उसे अनामिका के साथ अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। कहाँ हो अनामिका? एक बार मिलकर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ तो मुझे चैन आ जाए। क्या तुम भी मुझे याद करती हो? और इसी तरह उसे याद करते हुए उसकी आंखें लग जाती हैं। सुबह के समय वो अपनी स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी फाइल से अनामिका की पिक्चर गिर जाती है। राज आकर उस पिक्चर को उठा के उसे गौर से देखने लगता है, फिर कहता है, दादू इनको मैंने कल देखा था। पहले शेखर समझ नहीं पाता, फिर कहता, क्या कहा बच्चा, किसे देखा कल? इनको। तभी शेखर के दिमाग में कुछ आता और उसे पकड़कर कहता, कहाँ देखा बच्चा आपने इनको? पार्क में दादी भी थी उनके साथ। उसे देविका की कही बात याद आती है। वो कुणाल को फ़ोन करता है, कुणाल मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से आ जा। लेकिन क्या बात है, बता तो सही। बस इतना समझ ले, बात अनामिका से जुड़ी है। ठीक है मैं आता हूँ। फिर शेखर बेचैनी से रूम में घूमने लगा। कुछ ही देर में कुणाल वहाँ पहुँच जाता है। बता क्या बात है अनामिका के बारे में? तू बैठ पहले, फिर बताता हूँ। शेखर देविका और राज से हुई सारी बात बता देता है। अच्छा शेखर सुन, मैं एक बार देविका भाभी से कुछ पता करता हूँ। ठीक है, लेकिन बिना शक हुए। ओके चलो। दोनों बाहर गए। देविका सोफे पर बैठी थी। कुणाल बोला, नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ कुणाल भैया, आप कब आए? अभी आया भाभी। अच्छा भाभी, मैंने सुना कल आप राज को लेकर पार्क गई थी। हाँ, तो कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत ही अच्छा। राज भी बहुत खुश था। अच्छा, तो फिर किसी से दोस्ती हुई या नहीं आपकी पार्क में? दोस्ती तो नहीं, पर कल मुझे एक लेडी मिली, मेरी ही उम्र की, बहुत ही सुलझी हुई लगी मुझे, पर जाने कि वो मुझे हारी हुई लगी, जैसे वो सब कुछ हार गई हो। अच्छा, उसने अपना नाम बताया आपको? हाँ। क्या नाम था उसका? आप क्यों पूछ रहे, क्या आप जानते हैं उसे? नहीं, बस ऐसे ही, अगर आप बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। क्या पता वो सच में प्रॉब्लम में हो, शायद हम उसकी कुछ हेल्प कर पाएँ। थोड़ा जोर देते हुए वो बोली, हाँ, अनामिका नाम था उसका। शेखर का दिल धक से हो गया, वहीं कुणाल का भी यही हाल था। अच्छा, रहती कहाँ है? आश्रम में। अच्छा भाभी, उन्होंने और कुछ भी बताया अपने बारे में? नहीं भैया, और कुछ नहीं बताया। कुछ बात है क्या? नहीं भाभी। तभी शेखर पीछे से कहता, कुणाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डील के बारे में। हाँ। और दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाते ही शेखर बुरी तरह से टूट जाता है और कहता है,
क्यों समझ नहीं पाया कि उस राधिका ने हमें अलग करने के लिए चाल चली थी। उस दिन उसने जानबूझकर मुझे होटल बुलाया और अनामिका को नशे की दवा देकर उस आलोक के कमरे में भेज दिया। क्यों समझ नहीं पाया कुणाल? क्या कुछ नहीं कहा मैंने उसे और वो अपनी सफाई देते देते थक गई, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं कर पाया। मेरा प्यार झूठा था कुणाल उसके लिए। संभालो खुद को और भूलो मत, तुम्हारा एक परिवार है जिसमें तुम्हारी पत्नी, बेटा, बहू और पोता है। अनामिका तुम्हारा पास्ट थी, उसे भूल जाओ जैसे 25 साल पहले भूल गए थे। नहीं, कुणाल बोला, तो क्या चाहते हो तुम? अपने और अनामिका के प्यार पर बदनामी की चादर डालना चाहते हो? बताओ मुझे। मैं एक बार बस अनामिका से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बस। ठीक है, पहले मैं अनामिका से मिलकर आऊँगा, तब तुम अनामिका से मिलोगे। हाँ जाओ, अभी नहीं कल, ठीक है। अनामिका के जाने से उसकी बहू परेशान थी, क्योंकि उससे कोई भी काम नहीं होता था। सारे काम अनामिका ही करती थी। अब वो अनामिका के घर से चले जाने पर पछता रही थी। वो अपने पति से कहती है, तुम्हारी माँ तो चली गई, अब तुम घर के लिए एक नौकरानी ढूंढ लो, मुझसे काम नहीं होते, इसीलिए तुम जल्दी ही किसी को ढूंढ लो, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। क्या बोल रही हो? वही जो सच है। वैसे भी मेरे घर वाले कब से हम दोनों को वहीं शिफ्ट होने को बोल रहे हैं। मम्मी पापा भी अकेले हैं, क्यों ना तुम अब उनका बिजनेस संभाल लो। वैसे भी अब तुम्हारी माँ तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ रहकर क्या करोगे? तुम ठीक कह रही। वैसे भी अब सभी लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैंने उन्हें घर से निकाला हो। मैं कल ही इस घर को बेचने की बात करता हूँ, फिर हम हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। अनामिका अपने बिस्तर में लेटी रहती है और कहती, शेखर बस एक बार तुम्हें देखने की इच्छा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, बस एक बार तुम्हें दूर से देखकर तसल्ली कर लूँ। सब छूट गया शेखर, सब छूट गया। मेरा प्यार, मेरा सम्मान, मेरा बेटा, जिसे मेरी कभी कोई फिक्र ही नहीं थी, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के कोरों से आंसुओं की बूंदें निकलने लगती हैं। अगली सुबह शेखर बिना किसी को बताए बाहर निकल जाता है। तभी उसकी पत्नी देविका उसे आवाज़ देती रह जाती है। आलोक आकर कहता, क्या हुआ माँ? आप पापा को इस तरह आवाज़ क्यों दे रही हो? और वो इतनी सुबह कहाँ गए? मुझे नहीं पता बेटा, ऐसे तो वो बिना बताए कभी नहीं जाते हैं। क्या पता कुछ काम हो, आप परेशान ना हो, जब आएंगे तब पूछ लेंगे। वो हाँ में अपना सिर हिलाती। अनामिका भी आश्रम के कामों में लगी थी। उसने एक सिंपल सी वाइट सूती साड़ी पहनी हुई थी। वो पौधों को पानी दे रही थी। वहीं पर कोई था जो उसे छुपकर देख रहा था। वो खुद से ही कहता है, आज भी वही सादगी जो 25 साल पहले थी। बालों की सफ़ेदी भी तुम्हारी शोभा ही बढ़ा रही है। वो कुछ देर तक उसे बिना पल के झपकाए देखता रहा। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता। कुणाल तुम? हाँ, मैं जानता था तू नहीं मानेगा और यहाँ चला आएगा। देखना कुणाल, अनामिका को, वो आज भी वैसी ही है जैसी 25 साल पहले थी। फिर दोनों उसे काफ़ी देर तक देखते रहे। शेखर, ऐसा क्या हुआ होगा जो अनामिका को वापस आश्रम में रहना पड़ रहा है? कुणाल, अब तो पता चल गया ना, तो पता करो। मुझे सब जानना है उसके बारे में। शेखर, मैंने कल ही बोल दिया था, आज शाम तक सब पता चल जाएगा। वो हाँ में सिर हिलाता है। कुणाल, जाओ ना अनामिका के पास, पूछो उससे कैसी है वो। देखना उसकी आंखों का खालीपन, जैसे कोई हारा हुआ इंसान। मुझसे देखा नहीं जा रहा। शेखर, भूल मत। नहीं भूल रहा मैं कुछ, बस मैं चाहता हूँ कि तू पता करे क्या बात है। ठीक है, अब चल यहाँ से। ठीक नहीं है ये सब, मैं कुछ देर बाद उससे मिलूँगा, अभी मिलना ठीक नहीं, चल अब। कुणाल उसे उसके घर ले जाता है। जब दोनों अंदर आते तो आलोक उन्हें देखकर कहता, चाचू और पापा आप कहाँ मिल गए? तो कुणाल कहता है, मैंने ही शेखर को बुलाया था किसी काम से। अच्छा, आलोक को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपने पापा का ध्यान रखना, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ, अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करूँगा, ठीक हो जाऊँगा। ओके पापा, मैं आपको रूम में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा। फिर कुणाल भी चला जाता है। वो जब घर जाता तो रागिनी, उसकी पत्नी, जो अनामिका की फ्रेंड थी, उससे कहती है, कुणाल क्या हुआ, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे?
कहीं नहीं रागिनी। अच्छा, मुझे जल्दी से जाना है, तो जब तक आता हूँ तब तक मेरा नाश्ता लगा दो, ठीक है? कुछ देर बाद फिर कुणाल उसी आश्रम में जाता है। वो अंदर जाता है तभी कोई बोला, अनामिका, कोई तुम्हें मिलने आया है। अनामिका खुश हो जाती और उससे कहती, काका, मुझे लगता है मेरा बेटा आया है, और खुशी से उसोर जाती है। तभी जो आश्रम को चलाते थे वो कहते हैं, अनामिका, तुम्हारा बेटा नहीं कोई और है। फिर कौन है? आप खुद ही मिल लीजिए। जैसे ही अनामिका उसे देखती है तो हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रोते हुए उसके गले लगकर कहती, कुणाल भैया आप। कुणाल भी उसे रोते हुए गले लगा लेता है। बहुत देर कर दी भैया आपने आने में, बहुत देर कर दी। हाँ छोटी, मैंने आने में बहुत देर कर दी। वो उसे बाहर ले आता है। अच्छा बताएं रागिनी कैसी है? अच्छी है, और हमारे बच्चे भी। अच्छा, कौन कौन है? बेटा है, उसकी पत्नी, एक पोती। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए भैया। अच्छा, अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में कुछ नहीं है भैया। ऐसे कैसे कुछ नहीं? और उसका हाथ अपने सर पर रखकर कहता है, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सब जानना है तुम्हारे बारे में। मुझे सब बताओ भैया। क्या बताऊं? कहाँ से शुरू करूं? समझ नहीं आ रहा। तुम शुरू से शुरू करो भैया। उस पार्टी के दिन राधिका ने मुझे रूम में भेजा था ये कहकर कि शेखर मुझे वहाँ बुला रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो कोई नहीं था। तभी किसी ने पीछे आकर मेरे मुंह पर कुछ रखा, जिससे मैं बेहोश हो गई। फिर जब शेखर आया तो उसने मुझे और राहुल को जिस हालत में देखा, उसे लगा मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन भैया, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वो रोते हुए कहती है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। फिर क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे? फिर उस दिन शेखर ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मैं अपनी सफाई देते देते थक गई थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं उस समय इतना टूट गई थी कि मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैंने उस रात को शहर छोड़ दिया था। जब यहाँ आई तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं इधर उधर भटक रही थी। तभी कुछ दिन बाद मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई। मैं उसी के सहारे अपने दिन काट रही थी। एक दिन घर जाते हुए मुझे रात हो गई। तभी मुझे रास्ते से कोई आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ के पास गई तो देखा वहाँ एक बच्चा था। फिर जब मुझे उसके माँ बाप नहीं मिले तो मैंने उसे गोद ले लिया। मेरा बेटा बड़ा होने लगा। कुछ बच्चे उसे अनाथ कहकर छेड़ते तो वो मुझसे आकर शिकायत करता। मैं उसे समझाती लेकिन वो नहीं समझता। फिर एक दिन तंग आकर मैंने वो शहर छोड़ दिया और यहाँ शिमला आ गई। तुम शादी भी कर सकती थी। नहीं भैया, मैं शेखर के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, नहीं सोच सकती थी, और अब बता सकती हो तुम इस आश्रम में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे बेटे के पास इतना पैसा नहीं कि वो तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला सके? या वो तुम्हें अपने पास रखना ही नहीं चाहता? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर कैसा है? मैं सब जानता हूँ, इसीलिए अपने उस बेटे की तरफदारी मत करो। तुम अच्छी हो, इसका मतलब हर कोई अच्छा नहीं होता। तुम्हारा बेटा बहुत जल्द ये शहर छोड़कर जाने वाला है। जिस घर को तुमने अपने खून पसीने से बनाया, बहुत जल्द वो बेचने वाला है और अपनी पत्नी के घर शिफ्ट होने वाला है तुम्हारा वो बेटा। अब भी तुम कुछ कहना चाहोगी? चलो अब मेरे साथ। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी कसम। नहीं भाई, आप समझते क्यों नहीं? मैं सब समझता हूँ अनामिका। तुम शेखर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती हो। नहीं भाई, बस मैं इतना चाहती हूँ वो जहाँ भी हो खुश हो। मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। तुम ये भी नहीं जानना चाहती कि वो कहाँ है? नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। मैंने बात कर ली है, लेकिन कुछ नहीं, और कुछ ही देर में कुणाल अनामिका को अपने घर ले जाता है। वो आवाज़ देता, रागिनी, रागिनी, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए तो सरप्राइज है। आती हूँ। क्यों शोर मचा रखा? अरे आओ तो सही। और उसकी आंखें बंद कर लेता। क्या है बताओ तो सही। तुम खुद देख लो। जैसे ही वो उसकी आंखों से हाथ हटाता, वो अपने सामने अनामिका को देखकर खुश हो जाती और उसके गले लग जाती। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुणाल आकर कहता, बस बस, ये गंगा जमुना अब कोई नहीं बहाएगा। दोनों हाँ में अपना सिर हिलाती हैं। फिर दोनों बातें करने लगती। कुणाल कहता, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, तुम दोनों बातें करो
और बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद शेखर और कुणाल होटल के एक रूम में थे। वो शेखर को सब बता देता जो उसके साथ हुआ। शेखर को और पछतावा होने लगा। देखो ना कुणाल, मेरे कारण उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। मेरा परिवार भरा पूरा है और उसके पास क्या है? कुछ नहीं। जिस बेटे को उसने पाला उसने भी उसके साथ बुरा किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं शेखर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और उसे अब उसी के हाल पर छोड़ दो, क्योंकि अब अनामिका हमारे पास है। कुणाल, मुझे अनामिका से मिलना है। बस एक बार उससे किए की माफ़ी मांग लूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते शेखर? तुम्हारा परिवार तुम्हारा क्या? हाँ, क्या मैं भूल जाऊँ कि अनामिका जिस हालत में है वो मेरी वजह से है। वो जो तकलीफ सह रही है उसके जिम्मेदार मैं हूँ। शेखर, सब किस्मत का खेल है। हम सब उसके हाथों की कठपुतली हैं। शेखर भी बिना कुछ कहे घर निकल गया। देविका उससे उसके परेशान होने का कारण पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वहीं अनामिका अब कुणाल के घर पर रहने लगी थी। समय किसके लिए रुकता है? अनामिका को कुणाल के पास रहते हुए 6 महीने होने को आया था, लेकिन उसकी मुलाकात कभी भी शेखर से नहीं हुई थी। शेखर भी अब काफ़ी परेशान रहता। एक दिन देविका अपने बेटे से कहती है, बेटा, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? नहीं मॉम, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे पापा कुछ महीनों से परेशान क्यों है? कुछ नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो पता करवाता हूँ। वो भी अपने मन में सोचता, मैं भी कुछ महीनों से पापा को परेशान देख रहा हूँ, पता तो करवाना पड़ेगा। शेखर आज फिर से अपनी कार में बैठा अनामिका को देख रहा था। इन 6 महीनों में वो अपनी गाड़ी में बैठा उसे बच्चों के साथ खेलता देखता। वो पार्क में आकर अनाथ बच्चों को लाकर उनके साथ खेला करती, उन्हें पढ़ाती। तो शेखर भी आकर उसे वहीं देख जाता था। आज उसने सोचा था वो किसी भी हालत में उससे मिलेगा। कुछ ही देर में वो बच्चों को अनाथ आश्रम भेज आती है और फिर घर जाने के लिए गाड़ी देखती है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज़ आती, अनामिका। जो हाथ उसका ऑटो को रोकने के लिए उठा था वो उठा ही रह गया, क्योंकि वो उस आवाज़ को पहचान गई थी। वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी एक बार फिर उसे अनामिका सुनाई देता है और शेखर ही उसके आगे आ गया। इतने सालों बाद अपने सामने शेखर को देखकर अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे वर्षों से भरा गुबार उसकी आंखों से आने को आतुर था। वहीं शेखर अपने हाथ जोड़े उसके आगे खड़ा था। शेखर फिर कहता है, अनामिका, मुझे माफ़ कर दो। वो उसके सामने झुका हुआ था। इतने साल तक मैं इसी गलतफहमी में था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन आज मैं ही कहता हूँ अनामिका, तुम अपने नाम की ही तरह पवित्र हो। मैं भी उम्मीद करता हूँ अनामिका कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अनामिका, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो अनामिका। अनामिका उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेती है। अपने सामने उसे देखकर कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन जब उसने शेखर को अपने सामने ऐसे देखा तो दुख और तकलीफ उसे कुछ नहीं हुआ। शेखर खड़ा हुआ था और उसे सीधे ही गले लगा लेता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी जो हुआ वो हुआ क्या। चाहकर भी वो अपने हाथ उसकी पीठ पर कस नहीं पा रहा था। जाने क्या था जो इतने साल से उसके दिमाग में था कि शेखर अब उसका नहीं है। आते जाते लोग उन्हें देख रहे थे। अनामिका शेखर को खुद से दूर कर कहती है, शेखर, चलो कहीं चलकर बात करते हैं। दोनों ही पार्क आ जाते हैं। शेखर कहता, अनामिका, तुम कैसी हो? वो कहना चाहती थी कि जैसे तुम मुझे छोड़कर गए थे वैसी ही हूँ, लेकिन ये ना कहते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। शेखर पहले चुप रहता, फिर कहता, मेरी पत्नी, बेटा, बहू और एक पोता है। तुम कह सकती हो एक खुशहाल परिवार है। वो मुस्कुरा कर कहती, अच्छा लगा शेखर सुनकर। तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? हालांकि शेखर को सब पता था, फिर भी वो अनामिका के मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था। अनामिका मुस्कुरा कर कहती, एक बेटा है, बहू है, वो मुंबई में रहते हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में। और तुम खुश हो या नहीं? अनामिका एक पल उसे देखती, फिर कहती, मैं भी खुश हूँ। वहीं कोई था जो उनकी तस्वीरें ले रहा था। तभी अनामिका कहती है, शेखर, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। शेखर भी हाँ कहकर बोला,
मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम कहाँ रहती हो? नहीं, मैं चली जाऊंगी। और वो बिना पीछे मुड़े ऑटो में बैठकर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजे से टिक कर रोने लगती है। जो आंसू उसने इतने सालों से अपने अंदर छुपा कर रखे थे, वो आंसू अब बाहर निकलने को तैयार थे। जो दर्द उसे अपने सीने में हो रहा था, उस दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वो दरवाजे से टिककर बैठ रोते हुए कहती है, मुझे इसका अंदाजा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होगे, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा, नहीं समझ पा रही। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को मैं कम नहीं कर पाई। आज मैं गलत हूँ। तुम्हारा अपना परिवार है शेखर। मैं अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल नहीं कर सकती। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। पहले वो दरवाज़ा नहीं खोलती, फिर बार बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से वो दरवाज़ा खोलती है। देखती है तो सामने रागिनी खड़ी है। अपने सामने अनामिका को इस तरह देखकर वो पूछती, क्या हुआ, सब ठीक है? तो अनामिका कहती है, वो मुझे आज शेखर दिखाई दिया, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। तभी रागिनी गुस्से से कहती, और हमारी महान अनामिका ने उन्हें माफ़ कर दिया है ना? वो हाँ में अपना सिर हिलाती है। किस मिट्टी की बनी हो अनामिका, जिस इंसान की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो गई? क्या तुम ये ज़िंदगी डिजर्व करती थी? अरे तुमने किसी और से प्यार किया होता तो हमारी तरह आज तुम्हारे पास भी सब कुछ होता। उस इंसान का क्या गया? उसके पास बीवी बच्चे सब हैं, तुम्हारे पास क्या है? एक बेटा गोद लिया, वो भी स्वार्थी निकला, बिल्कुल तुम्हारे प्यार की तरह। अनामिका से और बर्दाश्त नहीं होता और वो रागिनी के ऊपर हाथ उठा देती है, लेकिन उसे मारने से पहले ही उसका हाथ रुक जाता है। शेखर के बेटे आलोक के सामने एक आदमी कुछ फोटोग्राफ लेकर खड़ा था। आलोक उन फोटो को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो कुछ सोचता है, फिर घर चला जाता है। वो सीधे अपनी माँ के कमरे में जाता और कहता, मॉम डैड अभी नहीं आए। नहीं बेटा, वो अभी नहीं आए। ओके मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो बेटा। मॉम, आप डैड को कब से जानती हैं? ये कैसा सवाल है? वैसा ही जैसा होना चाहिए। मतलब बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बेटा, आपके पापा और मैं लंदन में मिले, फिर प्यार, फिर शादी। इतने सालों में उन्होंने मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो मुझे परेशान से लग रहे हैं। तुमने पता किया? यस मॉम, एक डील है जिसके लिए वो परेशान है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब मैं उस डील को अपने हाथ में ले लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम ऐसा ही करो बेटा। उनका इस उम्र में ज़्यादा टेंशन लेना ठीक नहीं है। अनामिका को जब एहसास होता है वो क्या करने वाली थी, तो एकदम से नीचे बैठकर रोने लगती और कहती, मुझे माफ़ कर दो रागिनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, प्लीज़। वो बार बार ऐसा बोले जा रही थी। रागिनी उसे झकझोरते हुए कहती, अनामिका होश में आओ, लेकिन वो बस एक ही रट लगाए हुए थी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच वो बेहोश हो जाती, तब तक कुणाल भी आ जाता है। अनामिका को इस हालत में देखकर वो घबरा जाता है। रागिनी और कुणाल उसे जल्दी से बेड पर लेटाते, फिर जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर बोले, लगता है कि इन्हें किसी बात से शौक लगा है और ये किसी बात से डिप्रेशन में भी लग रही हैं। उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर वो चले जाते हैं। वहीं कुणाल रागिनी की ओर देखकर कहता, क्या हुआ था जो अनामिका की ये हालत हो गई? तभी रागिनी कुणाल को अनामिका और शेखर के बीच हुई बातें बताती, साथ ही अपनी कही बात भी बताती है। कुणाल रागिनी को कहता, कैसी दोस्त हो तुम? जो इंसान पहले से ही छलनी हो रखा हो, उसे तुम अपनी बातों से फिर छलनी करने पर उतारू हो गई। कुणाल, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना बस, और वहाँ से चला जाता है। रागिनी भी अब कुणाल की बातों से गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कुणाल, बताओ मुझे क्या गलत कहा मैंने? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी कोई बहस नहीं चाहती, बस जानना चाहती हूँ क्या गलत कहा मैंने? तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे बोलने का तरीका गलत था। नहीं कुणाल, कुछ गलत नहीं था और तुम अनामिका के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। कुणाल उसकी ओर हैरानी से देखते हुए कहता है,
तुम कैसी बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ कुणाल। जिस दिन से अनामिका आई है, क्या आप एक दिन भी सुकून से मेरे साथ बैठे हैं? जब देखो अनामिका ये अनामिका वो, उसके सामने आपको अपना परिवार दिख ही नहीं रहा है। तुम होश में तो हो रागिनी? हाँ, मैं होश में हूँ। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कहीं न कहीं जब एक औरत को लगने लगे कि उसकी अहमियत उसके ही घर में खत्म होने लगी है, तो इस तरह के लोगों के मन से इस डर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। शायद रागिनी के मन में भी यही डर बैठ गया था। वहीं आलोक को कुछ सोचता देख उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ आलोक, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता, नहीं, बस कल कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसे पूरा करना जरूरी है। बस उसी के बारे में सोच रहा था। इन कामों के चक्कर में तो तुम मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते हो। और ये किसने कहा? इसमें कहने वाली कौन सी बात है? अच्छा, ये बात है तो आपकी शिकायत मैं अभी दूर किए देता हूँ। अनामिका को भी अब तक होश आ चुका था। वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। वहीं रागिनी उसके लिए खाना लेकर आती है। अनामिका रागिनी से माफ़ी मांगती है। तब रागिनी उससे कहती है, देखो अनामिका, तुम्हारे पास ना घर है ना अपना कहने वाला कोई। तुम क्या जानो परिवार क्या होता है, उसे कैसे संभाला जाता है। शेखर की भी अब शादी हो गई है, तुम उसकी ज़िंदगी में भी वापस नहीं जा सकती। तुमने कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? अनामिका के दिल में उसकी हर बात एक तीर की तरह चुभ रही थी। अनामिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सही कहा रागिनी, परिवार क्या होता है मुझे क्या पता। पहले एक अनाथ आश्रम में रही, जब लगा परिवार बनने वाला है तब किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो रागिनी, मेरा परिवार नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के परिवार को तोड़ने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि कल मैं जा रही हूँ। मेरे बेटे को एहसास हो गया, मुझसे माफ़ी मांग रहा था और मुझे बुला रहा। फिर अपने आंसू साफ कर कहती, मैं भगवान से दुआ करूँगी तुम हमेशा खुश रहो। आओ चलो, तुम मेरे लिए इतने प्यार से खाना लाई हो, साथ में खाते हैं। क्या पता फिर कभी साथ बैठने का मौका ही ना मिले। फिर उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर बिठा लेती और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगती। वहीं अब रागिनी की आंखों में भी आंसू आ गए कि किस तरह वो बचपन में भी उसे इसी तरह खाना खिलाती थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही अनामिका फूट फूट कर रोने लगती है और अपना बैग निकाल कर उसमें अपना सामान भरने लगती है। सुबह वो रागिनी से विदा लेकर जाने लगी तो रागिनी को एक पल अनामिका के जाने का दुख भी होता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और अनामिका उसके गले लग वहाँ से निकल जाती है। कुणाल कल शाम को मीटिंग के लिए बाहर गया था, जिससे उसे कुछ पता नहीं चला। अनामिका आज तीसरी बार उस चौराहे पर खड़ी थी, लेकिन ना उसकी आंखों में अब आंसू थे ना कोई भाव। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से आलोक बाहर आता। वो एक नज़र अनामिका को देखता। उसके चेहरे पर सौम्यता थी। उसने सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, फिर भी उसके चेहरे की चमक अलग ही थी, जिससे वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अनामिका भी उसके चेहरे को देखती रही। उसमें उसे शेखर की परछाई साफ नजर आ रही थी। तभी आलोक आकर कहता, आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? वो उसे देखती फिर कहती, बेटा, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या बात करनी है? आप चलिए, फिर बैठकर बात करते हैं। वो उसे गाड़ी में लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक पार्क में जाता है। इस समय पार्क में कम ही लोग थे। वो अनामिका को बैठने को बोलता है, फिर उसकी ओर देखकर कहता, क्या आप मुझे बता सकती हैं आपका और मेरे पापा का क्या रिश्ता है? आपको क्या लगता है हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? यही जानने के लिए मैंने आपको बुलाया है। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि आपके कारण मेरी मॉम दुखी हैं। पता नहीं आपने मेरे पापा पर क्या जादू कर दिया। वो ये भूल गए कि उनका एक परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी, बहू, बेटा और पोता शामिल है, और ये सब आपके कारण हो रहा। अनामिका अपनी आंखें बंद कर लेती, फिर सोचती, पहले बाप फिर बेटा, दोनों ही बिना सच्चाई जाने मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर बोली, अगर ये सब मेरी वजह से है तो ये अनामिका सिंह का आपसे वादा है, आज के बाद कभी भी आप या आपकी माँ को मेरी वजह से
कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं कभी तुम्हारे परिवार के दुख का कारण नहीं बनूंगी। और अपना बैग उठाकर चल देती है। वो अपनी धुन में जा ही रही थी कि कल से उसके साथ क्या क्या हो गया। तभी एक अनियंत्रित ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है और वो उछलकर दूर वहीं सड़क पर गिर जाती है। उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी आलोक अपनी गाड़ी में बैठने को होता, लेकिन रोड पर भीड़ देखकर उस ओर चला जाता। जैसे ही उसने अनामिका का खून से भरा चेहरा देखा, वो सन्न हो जाता है। तभी उसके बॉडीगार्ड सबको हटाते आलोक उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। वो भी उसी गाड़ी में बैठ जाता। इस समय अनामिका का सिर आलोक की गोद में था। उसकी हल्की आंखें खुलती, वो अपना हाथ आलोक के चेहरे की ओर ले जाकर बोली, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी माँ और पापा के बीच कभी नहीं आऊँगी। आप अभी कुछ मत कहिए। लेकिन इसी बीच वो बेहोश हो जाती हैं। ड्राइवर, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। कुछ ही देर में गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आलोक जल्दी ही उन्हें स्ट्रेचर पर लिटा देता है। उन्हें जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। आलोक वहीं बेंच पर बैठ गया। तभी वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता और अपने डैड को फ़ोन लगाता है। एक दो रिंग के बाद शेखर फ़ोन उठाता तो आलोक की गंभीर आवाज़ आती है, हेलो डैड, आप कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ, तुम्हारी मॉम के पास। कुछ काम था क्या? मैं तुम्हारी माँ से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था, तो मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करता हूँ। और फ़ोन काट देते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड को बताए या नहीं। वो एक बार फिर किसी को फ़ोन करता। उधर से हेलो की आवाज़ आती, चाचू मैं, आप कहाँ हैं? क्या हुआ बेटा? मैं अभी अभी घर पहुँचा हूँ, कल मीटिंग में गया था। आप अभी हॉस्पिटल आ सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? शेखर तो ठीक है ना? जी चाचू, तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे। वो बिना लाग लपेट के कहता है, क्या आप अनामिका सिंह को जानते हैं? वो हड़बड़ा कर कहता है, क्या हुआ अनामिका को? आलोक जल्दी बताओ। चाचू, उनका एक्सीडेंट हो गया। कुणाल के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। कुणाल को इस तरह देख रागिनी जल्दी से उसके पास आती और उससे पूछती, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बाहर भागने लगता है। रागिनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तब तक रागिनी को भी पता चल गया था। वो बहुत ही पछता रही थी अपने रात के बिहेवियर के लिए। कुणाल आलोक से कहता है, क्या हुआ था? वो उन्हें सब बता देता है। बेटा, शेखर को बताया तुमने? नहीं। वो अपना फ़ोन ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता। चाचू, मैं लगाता हूँ। वो जल्दी से फ़ोन लगाता है। उधर से हेलो होते ही कुणाल फ़ोन छीन लेता है और रोते हुए कहता है, शेखर जल्दी आ जा, आज मेरी बहन को तेरी ज़रूरत है। वहीं शेखर ने देविका को अपनी शादी से अनामिका और अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। जब कुणाल का फ़ोन आता तो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। जब शेखर को पता चलता है कि अनामिका का एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं पर जड़ हो जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर कहता, सॉरी सर, उनके सिर पर इतनी गहरी चोट आई है कि उनकी सारी नसें डैमेज हो गई हैं। उनके पास कुछ ही समय है, आप मिल सकते हैं। सभी उनके कमरे में जाते हैं। रागिनी अपनी कही बातों के लिए बहुत पछता रही थी। उसे कल की बात याद आ गई जब उसने कहा कि क्या पता हम आज के बाद कभी मिल ना पाएं। वो रोते हुए कहती है, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती अनामिका। छोड़कर तो सभी जाते हैं रागिनी, तो मैं कौन हूँ जो ना जाऊँ? मुझे माफ़ कर दे, मैं नाराज़ नहीं हूँ। कुणाल भैया, मेरी भाभी, मेरी दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना। उसे कुछ मत कहना मेरी वजह से। तुम ज़्यादा मत बोलो। वो एक नज़र देविका को देखती है, फिर उसे पास आने को कहती। साथ ही आलोक को भी बुलाती और धीमी आवाज़ में कहती, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं आप दोनों की ज़िंदगी में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती थी। शेखर बोला, नहीं अनामिका, तुम इतने सालों बाद मुझे मिली और इस तरह छोड़कर जा रही हो। नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना मैं। नहीं शेखर, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हें उनके लिए जीना है। मेरा क्या, कल भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है। शेखर उसके गले लग जाता है। सभी की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही शेखर उसे गले लगाता है, अनामिका का हाथ उसके सर पर पहुंचता, उससे पहले ही उसकी सांसें थम जाती हैं। जब सभी ये देखते हैं तो शेखर को उठने को कहते हैं, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अनामिका के साथ साथ शेखर की भी सांसें थम चुकी थी। जो साथ जी ना सके, उन्होंने
अंतिम सांसें एक साथ ली। कभी कभी एक गलतफहमी किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, जिस तरह से अनामिका की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जबकि उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी। काश उस समय शेखर ने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की होती, लेकिन किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। अनामिका ने अपनी आखिरी सांसें शेखर की बाहों में ली। शेखर के सामने वो बेगुनाह साबित हो गई। उसकी अंतिम इच्छा आज पूरी हो गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।